गुड इवनिंग एवरीवन। किसी एक बैच में बच्चा कह रहा है कि मैडम क्लास मैथ कर रही है। भाई तो फिर आप मैडम से बोला करो ना कमेंट में कि मैम इस समय हमारा फिजिक्स का टाइम फिक्स है, आप हर रोज टाइम चेंज कर देते हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो आप मैम से बोलो फिर कि जब आपको पता है भाई कि टाइम फिक्स हो रखा है और मैंने मैम से बात करके ही टाइम फिक्स किया है, तो या तो उस दिन क्लास ऑफ कराएं अपनी, है ना, आगे पीछे करें उसे। अब एक बार टाइम हो गया फिक्स, अभी थोड़ा ना कि रोज की रोज ही अब टाइम ही बार बार ही चेंज होगा। तो आप बात करो उस बारे में जिस बैच में दोनों क्लास चल रही हैं साथ साथ। चलो अब हम आज क्या करेंगे बेटा, कुछ फैक्टर पढ़ेंगे कि साउंड की स्पीड पर किस किस चीज़ का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हमें वो चीज़ें खत्म करनी है और फिर हम उसके बाद में नॉन मैकेनिकल वेव अयांत्रिक तरंगों पे आएंगे, ठीक है। और आज रात को 9 बजे जो है हमारी आपके साथ में क्लास भी है, ये यूट्यूब पर ना, इसका मैंने लिंक डाल रखा है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, ठीक। तो मैंने पीछे क्लास तो सारे देख लिए हैं, लेकिन आज लाइव आया हूँ, बहुत बढ़िया किया। जैवलिन में सिल्वर मिला भारत में, सही है, बढ़िया है। चलो यहाँ देखो, टोटल सब हम लिखेंगे। टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है वो कि टेम्परेचर का साउंड की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, ध्वनि की चाल पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई ये बात हो चुकी है कि बायो क्लास में भी चल रही है, रंजन कुमार गुप्ता ने बता दिया इस बारे में ना, तो बार बार कमेंट मत करो, आती हमने इस बारे में बोल दिया, हर 2 मिनट में हर बच्चे को तो नहीं बताया जाएगा। तो ध्वनि की चाल पर तापमान का प्रभाव, तो बेटा ध्वनि चाल पर तापमान का प्रभाव क्या है, इसके लिए आप एक छोटी सी बात ध्यान रख सकते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बेटा साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, लेकिन लगभग 22 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड होती है 343। अब आप देखना, अगर टेम्परेचर में 0 से 22 कर दूं, भाई टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो स्पीड 332 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 343 हो जाएगी। तो टेम्परेचर कर दिया 0 से कितना 22, तो स्पीड 332 से बढ़कर होगी 343। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर साउंड की जो स्पीड है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि बढ़ गई है। तो टेम्परेचर तापमान के बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बड़ा बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। वही मैंने आगे 0 पे 332 है, 22 पे 343, तो तापमान 0 से 22 हुआ तो स्पीड 332 से 343 हो गई है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड बढ़ती है। बट लगभग आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दूं तो साउंड की स्पीड 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पे लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। यानी साउंड की स्पीड अगर 22 डिग्री पे 343 है तो 23 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, 343.61, तो 0.61 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही कि हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड जो है वो लगभग 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। दूसरी चीज, ये तो बेटा छोटे मोटे चेंज के लिए हो गया कि 2 डिग्री तापमान बढ़ेगा तो 6.2 में 2 की मल्टीप्लाई कर देना, या अगर आप फॉर्मूले से देखो साउंड की जो स्पीड होती है ना, ये टेम्परेचर के अंडर रूट के समानुपाती होती है। टेम्परेचर के रूट के समानुपाती होने का मतलब यह है कि इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि जैसे आप तापमान बढ़ाओगे तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तापमान के बढ़ने से साउंड की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब टेम्परेचर बेटा अगर आपने पहले से 4 गुना कर दिया तो देखो 4 का आप रूट लेंगे, अगर आप टेम्परेचर जो है अगर वो पहले से 4 गुना कर दें तो 4 का बेटा रूट लेंगे तो बाहर कितना आएगा, 2, यानी स्पीड पहले से दुगनी हो जाएगी। तो तापमान 4 गुना करने पर अगर टेम्परेचर 4 गुना कर दिया जाए तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले कि भाई तापमान 9 गुना कर दिया तो 9 का रूट लेंगे 3 बार तो स्पीड तिगनी हो जाएगी। तापमान 25 गुना करेंगे तो स्पीड 5 गुना हो जाएगी, 4 गुना करने पर दुगनी। तो इस तरीके की लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा कि तापमान इतने गुना तो स्पीड कितने गुना, तो आप उसका रूट निकाल के बाहर कर देना, ठीक है। एक तरह से स्टील पर सबसे ज्यादा स्पीड, किसने कहा कि स्टील पर साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उससे तो हमने आपको एल्यूमिनियम में बता रखी है, स्पीड स्टील में अच्छी खासी होती है पर एल्यूमिनियम में तो उससे भी ज्यादा होती है। तो अगर बेटा मैं टेम्परेचर पहले से 4 गुना कर दूंगा तो स्पीड पहले से दुगनी हो जाएगी। तो एक तो ही हो गया। अच्छा, कई बार पेपर में ऐसे भी नहीं पूछेगा कि तापमान 4 गुना तो स्पीड कितनी गुना, 9 गुना तो कितनी, वो एग्जैक्ट पूछ लेगा कि 25 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड इतनी है तो बताओ 150 डिग्री पर कितनी होगी, 26 डिग्री पर स्पीड इतनी है तो बताओ 48 पर कितनी होगी, 12 पर इतनी है तो कितनी होगी। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला को ध्यान समझना बेटा। मैं पता है कि जो स्पीड है वो टेम्परेचर के रूट की होती है प्रोपोर्शनल, तो मैं ऐसे एक फॉर्मूला बना सकता हूँ v1/v2 इक्वल टू √T1/T2। यानी कि अगर पेपर में आपको एक टेम्परेचर पे स्पीड दे दी कि भाई इतने तापमान पे स्पीड इतनी है और दूसरे तापमान पे स्पीड पूछ लेता, आप इस वाले फॉर्मूले को लगा देना। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है बच्चों के साथ, जो गलती करते हैं, बच्चे को फॉर्मूला तो याद रहता है कि बच्चा लिख देगा भाई 25 डिग्री सेल्सियस लिख दिया कि 25 में स्पीड इतनी लिख दी, उसने पूछा कि 90 बताओ कितनी, 90 लिख देगा, स्पीड निकालने लगेगा। लेकिन याद रखना बेटा, यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको पुट करना है ना, टेम्परेचर जो आपको यहाँ पे पुट करना है, टी की जो वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है वो केल्विन में रखनी है। ऐसा यूनिट ऐसा ही मात्रक का यूज करना है, केल्विन में रखना है। तो जो भी आपको टेम्परेचर देगा उसे रखेंगे केल्विन में। अगर वो डिग्री सेल्सियस में रखा होगा तो उसमें 273 जोड़ के उसका केल्विन बना लेना। तो इस फॉर्मूले में जब भी वैल्यू पुट करो इस बात को ध्यान रखना कि टेम्परेचर हमारा केल्विन में ही होना चाहिए, तभी आंसर सही आएगा। तो जैसे पेपर में आपको एक टेम्परेचर पे स्पीड दे दे
एक तापमान पे स्पीड दी तो वो केल्विन में बदल लेना, तो एक तापमान पे स्पीड दे रखी है, दूसरे पर आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, इसका क्वेश्चन कैसे दिखेगा पेपर में, वो क्वेश्चन देखो। इसमें यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि गति 350 मीटर प्रति सेकंड है तो ध्वनि गति 927 पर कितनी होगी। देखो एक टेम्परेचर बेटा 27 डिग्री पर आपको स्पीड बता रखी है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड इतनी है, तो 927 पर कितनी होगी, करो ये करना है। अगर एक टेम्परेचर पे पेपर में आपको स्पीड दे दे कि भाई इस तापमान पर स्पीड इतनी है और दूसरे पर पूछ ले, शुभम, रविंद्रा, सुमन, जयदेव, कदीर, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। देखो 50 मीटर पर सेकंड की T1 अपॉन T2, लेकिन हमारे बन जाएगा 300 केल्विन। यहाँ 273 जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 1200 केल्विन। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। थोड़ा पहले साफ साफ से लिख लेते हैं। इसमें हमने 273 जोड़े तो बन गया 300 केल्विन, और यहाँ 273 जोड़े तो कितना बन गया 1200 केल्विन। तो एक तापमान पर स्पीड दे रखी हो तो दूसरे पर हम निकाल सकते हैं इजकल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2। तो T1 की वैल्यू कितनी है 300, T2 की है 1200, तो 300 300 300 का 1200 तो 1/2 आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी थी 350 थी, V2 निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ जाएगा। 700, ये इस चीज को आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं थी, ये आप यहीं पे देख लेते कि टेम्परेचर आपका है 300 केल्विन से 1200, लेकिन टेम्परेचर है 4 गुना, 300 का 4 गुना तो है 1200, तो अगर टेम्परेचर 4 गुना होगा तो हमें पता है कि स्पीड कितने गुना होगी। तो टेम्परेचर अगर 4 गुना तो स्पीड होगी दुगनी, तो 350 का दुगना 700 हो जाएगा। यानी जब भी आप ये काम करोगे ना कि तापमान इतने गुना तो स्पीड कितने गुना, वो टेम्परेचर केल्विन में ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले में जो भी काम करो तो उसे टेम्परेचर को केल्विन में बदल लेना, तभी मामला बन पाएगा। ठीक है। अच्छा, कई बार पेपर में ऐसा होगा कि मान लो कि कोई जैसे यहाँ तो आपको साफ साफ ये बन गया कि भाई टेम्परेचर जो है वो 300 से हमने कर दिया 1200, यानी कि 4 गुना कर दिया, 4 का रूट आ गया 2। जैसे यहाँ पर ये सीधा कर लो कि 300 आपका T1 और T2 कितना बेटा मेरा, ये फॉर्मूला हमने ये लगाया है V1 अपॉन V2 इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2। तो यहाँ आपने सीधा सीधा सोल्व किया, 300 है T1, T2 है 1200, तो 300 12 तो रूट से बाहर आ गया। कई बार पेपर में ऐसा दे सकता है वो कि वो रूट से वैल्यू बाहर निकले ही ना, फिर पता क्या होगा, वो नॉर्मली फिर इस वाले लॉजिक से क्वेश्चन होगा। बिहार में क्वेश्चन आ गया था इससे, फिर लॉजिक इस वाले से होगा क्वेश्चन कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर साउंड की स्पीड 0.61 बढ़ती है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं हुआ, होगा 18 20 22 डिग्री सेल्सियस का। तो 1 डिग्री पर इतनी स्पीड बढ़ती है तो 20 पर कितनी बढ़ेगी, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देना है ना, और फिर उससे सोल्व करके फिर शुरुआत में कितना था फिर बाद में जोड़ के वो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं पेपर में आ जाए, पेपर मान लो आपसे कह दे कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड मान लो उसने कह दिया ऐसे आपको कि भाई 345 मीटर पर सेकंड है 325 पे, ऐसे मान लो लिख दिया उसने, और कहा कि भाई बताओ 42 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड क्या होगी। तो ये क्वेश्चन जो है आपको फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना डिग्री बढ़ा, 25 से 42, यानी 25 10 35 35 और 5 चलेंगे कि 17 डिग्री बढ़ा। तो 17 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर स्पीड कितनी बढ़ जाएगी, 1 डिग्री पर होता है 0.61 का इंक्रीमेंट, तो 17 पर कितना होगा 17 की मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 0.61 के 17 मल्टीप्लाई कर लेना, तो 7 कम 7 7 42 और 43 4 6 10, तो यानी कि 10.37 का इंक्रीमेंट हो गया। तो अभी 345 थी तो 10 जोड़ देंगे 355 के आसपास आंसर आ जाएगा, 355 के आसपास का आंसर पेपर में आपको लिखा मिलेगा। तो कई बार इस लॉजिक से भी क्वेश्चन मिल सकता है कि जहां पर आपका वो वाला बन ही नहीं पाएगा कि भाई टेम्परेचर इतने गुना तो स्पीड कितने गुना, क्योंकि आप इस अगर इस वाले फॉर्मूले में रखोगे ना तो आपका आंसर बन नहीं पाएगा, क्योंकि वैल्यू कटेगी नहीं। भाई T1 कितना है 25 में 273 जोड़ो तो 273 जोड़ो 298 बनेगा, 298 केल्विन। अब यहाँ 42 में जोड़ेंगे 273, 3 2 5 7 11, ये बनेगा 315 315 केल्विन। तो सोल्व नहीं हो पाएगा आपसे कट करके, तो फिर आप इस वाले लॉजिक से कर लेना कि 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर 0.61 स्पीड बढ़ती है, तो 17 डिग्री बढ़ने पर इतनी स्पीड बढ़ जाएगी, तो शुरुआत में 345 है तो इतनी बढ़ जाएगी तो 355 के आसपास हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो आपको कई बार अगर इस वाले फॉर्मूले से भी क्वेश्चन ना हो कि एक टेम्परेचर पे स्पीड दे रखी है दूसरे टेम्परेचर पे स्पीड निकालनी है, एक तो सबसे पहले तो गलती क्या नहीं करनी कि टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है। एक मैंने क्या बोला आपसे कि अगर आपको एक टेम्परेचर पे स्पीड देके दूसरे पे स्पीड पूछ ले, पर वो टेम्परेचर इतने अजीबो गरीब हो कि वो आप रूट से बाहर ना निकाल पाओ उन्हें, तो फिर वो जनरली इस लॉजिक से क्वेश्चन पूछना चाह रहा होता है कि 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर हमने लिखवाया था कि स्पीड 0.61 बढ़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ा हमारा 17 डिग्री, तो अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ने पर इतनी स्पीड बढ़ेगी तो 17 डिग्री बढ़ने पर कितनी बढ़ जाएगी, तो हमारा इतनी बढ़ जाएगी, तो 25 पे इतनी थी और कितनी बढ़ गई 10, तो 42 पे 355 के आसपास की हो जाएगी, है ना। तो अब इससे ज्यादा जो है, हाँ सबसे वाला क्वेश्चन बताया तो मैंने
कि पिछले वाला क्वेश्चन जो है जनरली देखो, जब ये आप ये वाला लॉजिक तभी लगाओगे जब आपका ये फॉर्मूला सही से काम ना कर रहा हो, है ना। जब आपका फॉर्मूला ढंग से काम ना कर रहा हो ना, कि भाई इसे आप रूट से बाहर ना निकाल पा रहे हो, तो तब जाके आप इस वाले फॉर्मूले को, इस वाले लॉजिक को लगाना, ठीक है। तो फिर इसे लगा लेना। ये लॉजिक जनरली तभी काम करता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस वगैरह ना हो। तो ये लॉजिक बिहार में एक पेपर में आया तो उससे बच्चे लगे रहे, v1/v2 इक्वल टू अंडर रूट t1/t2 से वो टेम्परेचर को केल्विन में पुट भी कर लिया उन्होंने, पर उनसे सोल्व ही नहीं हो रहा है क्योंकि वो वैल्यू उनसे निकल ही नहीं पा रही रूट के बाहर। तो फिर आपने बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था टेम्परेचर का, तो हमने ध्यान रखना था कि 1 डिग्री बढ़ने पर इतनी बढ़ती है, तो इतने डिग्री बढ़ने पर कितनी बढ़ेगी, तो उससे भी आप कर सकते हैं। चलो चलो हाँ। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन आया तो यह आएगा कि तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की चाल, तो ऑप्शन होगा बढ़ेगी, घटेगी, सेम रहेगी। तो बोलेंगे टेम्परेचर के बढ़ने से, तापमान के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। बस कितनी बढ़ जाती है, हर 1 डिग्री तापमान बढ़ेगा तो स्पीड 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो ऐसे कर लो। ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 5-6 गुना, सॉरी 9 गुना बढ़ने पर स्पीड कितनी, 3 गुना हो जाती है, 4 गुना बढ़ने पर दुगनी हो जाती है, तो वाला लॉजिक भी याद रखना कि स्पीड तापमान के रूट के समानुपाती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब सेकंड लिखेंगे, प्रेशर इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहूं, अगर बेटा प्रेशर को हम डबल कर दें, जैसे या प्रेशर कम या ज्यादा कर दें, आप यहां पर खड़े हैं और आपको मैं पहाड़ी क्षेत्र में लेकर चला जाऊं, तो ऊंचे पहाड़ों पर आपको पता है कि एयर प्रेशर, वायु का दाब कम होता है। तो अगर आपको ऐसे जगह लेके जाए जहां पर एयर प्रेशर लो हो जाए, तो बताओ कि प्रेशर के लो होने से साउंड की स्पीड आपको क्या लगता है कि बढ़ जाती होगी, घट जाती होगी, सेम रहती होगी? प्रेशर का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक दो बच्चे ने तो पहले लिख दिया, सुमन पोल ने तो पहले आंसर दे दिया हमें, बाकी बताओ। हाँ, जो लिख रहे हैं नो इफेक्ट, उनका बिल्कुल ठीक है बेटा। ध्वनि की चाल पर प्रेशर का दाब का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। आप एक बार समझो, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आप मेरे सामने खड़े हैं, मैंने कहा हेलो, तो मेरे मुंह से साउंड निकला, आपके पास एक स्पीड से पहुंचा, फिर आपने बोला, मेरे पास पहुंचा, हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर हम पहाड़ों पर चले जाएं और पहाड़ों पर हम कहीं गाड़ी रोककर बैठ कर बातचीत कर रहे हो, तो वहां भी हम बिल्कुल वैसी बात करते हैं जैसे प्लेन एरिया में करते हैं। ऊंचे पहाड़ों पर कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे मुंह से निकली आवाज बहुत तेजी के साथ आपके पास जाए या बहुत आराम आराम से जाए और हमें आपस में बातचीत करने में समस्या हो। साउंड बेटा एयर प्रेशर लो कर दो, ज्यादा कर दो, ध्वनि की चाल पर प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं है। आप कहीं भी जाओ, बहुत ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों पर जाओ, यहाँ जाओ, एयर प्रेशर जो है वो कम करो, ज्यादा करो, उसका ध्वनि की चाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या लिखेंगे, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे पहले मैंने एक चीज और बताई थी आपको जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। याद है कि लो फ्रीक्वेंसी, निम्न आवृत्ति का साउंड हो चाहे हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड हो, फ्रीक्वेंसी चाहे लो हो चाहे फ्रीक्वेंसी हाई हो, ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लो फ्रीक्वेंसी करो चाहे हाई हो, ठीक है। ऐसी प्रेशर भी लो हो चाहे हाई हो, प्रेशर और फ्रीक्वेंसी ये दोनों फैक्टर याद रखना, इनका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं है। थर्ड लिखेंगे हम, डेंसिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ, अच्छा तो मैंने लिखवा रखा आपको डेंसिटी वाला, तो चलो यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव, ध्वनि की चाल पर घनत्व का प्रभाव। बेटा साउंड की जो स्पीड है, मैंने आपको बताया था कि डेंसिटी बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। याद आ रहा है कि मैंने कहा था कि आपसे लोहे में, सोने में, गोल्ड में और एल्युमिनियम में, तीनों ही सॉलिड हैं, पर तीनों में सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एल्युमिनियम की। जिसकी डेंसिटी कम है उसमें स्पीड ज्यादा आएगी, तो डेंसिटी का उल्टा प्रभाव पड़ता है, डेंसिटी के बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटेगी। तो उन तीनों में गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा थी, तो गोल्ड की डेंसिटी अगर ज्यादा थी तो गोल्ड में ध्वनि की चाल कम आई थी, तो घनत्व के बढ़ने पर ध्वनि की जो चाल है वो घट जाएगी, तो उल्टा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो घट जाएगी। जैसे ये हमारे पास में बेटा साउंड की जो स्पीड है ना, वो डेंसिटी के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डेंसिटी के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर आप डेंसिटी बढ़ाओगे तो डेंसिटी के बढ़ने पर ध्वनि की चाल घटेगी, उल्टा इफेक्ट है ना, उल्टा इफेक्ट। तो जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि मान लो बेटा कोई एयर है और उस एयर की डेंसिटी अगर मैं पहले से 4 गुना कर दूं, तो बताओ डेंसिटी 4 गुना करने पर स्पीड पहले से कितने गुना हो जाएगी? अगर डेंसिटी 4 गुना कर दी जाए, घनत्व 4 गुना कर दिया जाए, डेंसिटी 4 गुना करने पर स्पीड कितने गुना होगी, ये आपको बताना है।
देखो बेटा, जैसे आप डेंसिटी को 4 गुना करोगे, यहाँ देखो डेंसिटी नीचे लिखा है फॉर्मूले में नीचे, अगर आपने डेंसिटी की 4 गुना, तो 4 का रूट निकालोगे तो बेटा बाहर आएगा 2, तो ऊपर लिखा 1, तो 1/2 यानी कि स्पीड पहले से आधी हो जाएगी। जो दुगनी करा गलत है, दुगनी कब होती, अगर मैं ये लिखता कि स्पीड डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है रूट के, तो 4 गुना करने पर आप करते कि बाहर आ गया 2, तो स्पीड आप दुगनी तब कहते हैं। बेटा यहाँ पे जो डेंसिटी जो नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्पीड जो है पहले की हाफ रह जाएगी। एक बच्चा भी कुछ कह रहा था कि उसने बोला कि जी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, कि बढ़ने पे साउंड की स्पीड बढ़ रही है, तो प्रेशर के बढ़नी चाहिए। एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब मैं आपसे कह रहा हूं ना कि प्रेशर के बढ़ने के ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि हम केवल प्रेशर पे प्रभाव डाल रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं। अगर केवल और केवल प्रेशर में ही चेंज किया जाए तो ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे मान के चलना कि मैं कह रहा हूँ कि प्रेशर बढ़ने घटने पे क्या होगा, तो केवल प्रेशर में ही चेंज है, बाकी और जो सारी चीजें हैं, टेम्परेचर हो गया, बाकी और भी चीजें हैं, वो सबके सब फिक्स कांस्टेंट हैं। तो एक बार में एक ही चेंज को देखेंगे हम। अगर आप इस चीजों को थोड़ा फॉर्मूले से समझना चाहो प्रेशर वाला, अगर कोई बच्चा ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाह रहा है, बेटा साउंड की जो स्पीड है ना, इसका एक फॉर्मूला बनता है अंडर रूट गामा पी बाई डी। तो गामा तो यहाँ पे गैस रेशियो है, ये होता है कांस्टेंट गैस अनुपात, इसे तो आप भूल जाओ। अब यहाँ पे आपके साथ में कंफ्यूजन हो सकता है इस फॉर्मूले को देखकर कि सर फॉर्मूले में प्रेशर तो है, तो प्रेशर के बढ़ने पे साउंड की स्पीड तो बढ़नी चाहिए। भाई प्रेशर बढ़ेगा तो साउंड की स्पीड बढ़ेगी। पर आप एक चीज बताओ, जैसे मेरे आसपास हवाएं हैं, गैसें हैं, जब बेटा मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि मैं इन गैसों को नजदीक नजदीक लेके आ रहा हूं। तो बेटा जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। भाई जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, गैसों के पार्टिकल को नजदीक नजदीक लेके आओगे, तो प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। भाई गैसें नजदीक नजदीक आ जाएंगी ना, ज्यादा डेंस हो जाएंगी, तो प्रेशर बढ़ा, ये कहेगा कि भाई ये तो मैं प्रेशर और स्पीड एक ही लाइन में है, तो प्रेशर बढ़ा, ये कहेगा कि स्पीड बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ गई, और अभी मैंने कहा कि डेंसिटी बढ़ने से स्पीड घटती है, तो डेंसिटी बढ़ेगी तो कहेगी कि स्पीड घटनी चाहिए। एक फैक्टर कह रहा है स्पीड बढ़ाओ, एक कह रहा है घटाओ, तो ओवरऑल कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रेशर का। तो जान पूछ के मैंने आपको कि कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा फॉर्मूले ना बताने पड़े, इसलिए नहीं बताया था। इसलिए मैंने सिंपली बता दिया कि ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं है। तो जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे होते हो, तो बेटा प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी घनत्व ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। तो ये बढ़ा तो ये दोनों एक ही लाइन में है, प्रेशर बढ़ा तो कहेगा स्पीड बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ गई थी, तो डेंसिटी बढ़ी तो कहेगी मेरे बढ़ने से स्पीड घटनी चाहिए। एक फैक्टर कह रहा है स्पीड बढ़ाओ, एक कह रहा है घटाओ, तो ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, डेंसिटी का देखो इस फॉर्मूले से आया था ये कि डेंसिटी जो है स्पीड के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि टेम्परेचर बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। टेम्परेचर 4 गुना होगा तो स्पीड, टेम्परेचर 4 गुना होगा तो 4 से बाहर निकालेंगे, स्पीड दुगनी हो जाएगी। एक हमने क्या पढ़ा, डेंसिटी के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी 4 गुना करेंगे, 4 का रूट आएगा बाहर नीचे 2, तो स्पीड आधी रह जाएगी। और एक मैंने बोला कि ध्वनि की चाल पर प्रेशर का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ठीक है, अच्छा एक फोर्थ लिखेंगे हम, ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, ह्यूमिडिटी इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है, इन समय सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव, तो बताओ ह्यूमिडिटी समझ रहे आप कि ह्यूमिडिटी आर्द्रता का मतलब होता है मॉइस्चर, नमी की मात्रा बढ़ जाना हवा में। जैसे आजकल जो जुलाई अगस्त का महीना है ना, इसमें होती ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपसे कहूं कि भाई एक तो बिल्कुल ड्राई एयर, सूखी हवाएं मई के महीने वाली, और एक जुलाई अगस्त की है ह्यूमिड एयर। जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, हम अप्रैल मई से जुलाई की तरफ को आते हैं, तो ह्यूमिडिटी आर्द्रता बढ़ने से अगर हवा में नमी बढ़ जाए, मॉइस्चर बढ़ जाए, जल वाष्प बढ़ जाए, तो आपको क्या लगता है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती होगी, घटती होगी, सेम रहती होगी? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमिडिटी बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी, तो आप क्या बोलेंगे? आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बच्चा बिहार पुलिस में आया कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स 4 टाइम्स एंड वेलोसिटी बिकम्स हाफ द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। तो आपको अभी क्या हमने मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया क्या भाई? अगर आपके बैच में नहीं पढ़ाया तभी आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, इससे थका हुआ क्वेश्चन तो कोई आ नहीं सकता। मोमेंटम होता मास इंटू वेलोसिटी। अगर आपने मास कर दिया 4 गुना तो यहाँ 4 लिख लो, वेलोसिटी कह रहा है कि हाफ कर दी तो यहाँ हाफ लिख लो, तो 2 दूनी 4, तो मोमेंटम दुगना हो जाएगा। द्रव्यमान 4 गुना और वेग आधा करने पर संवेग दुगना हो जाएगा। भाई मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग, तो द्रव्यमान 4 गुना किया और वेग कर दिया आधा, तो इससे डिवाइड 2 से 4 को कट करेंगे तो संवेग दुगना हो जाएगा। देखो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से, रामाकांता, चंदन, एजाज, मोला, राजीव, समीर, कुछ आंसर हमारे पास आ रहे हैं। बेटा ह्यूमिडिटी के बढ़ने से, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। इसे आप 2 तरीके समझ सकते थे। एक तो ये, साउंड सबसे तेज चलता है ठोसों में, सॉलिड में, उससे धीरे चलता है लिक्विड तरल में, सबसे धीरे चलता है गैसों में। अब गैसों में धीरे चलता है साउंड, अगर इन गैसों में नमी आ जाए, पानी आ जाए, तो पानी में तो साउंड हवा के मुकाबले तेज भागता है, तो हवा में नमी आ जाएगी, पानी आ जाएगी, तो साउंड तेज चलेगा। तो ह्यूमिडिटी के बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। दूसरा, एक हम गलती कहां पे करते हैं, आपको बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि हमारे पास अगर एक ड्राई एयर, सूखी हवाएं, और एक नमी वाली हवाएं, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो नमी वाली हवाएं होती हैं, जो मोइस्ट एयर होती हैं, उन्हें लगता है कि मोइस्ट एयर की डेंसिटी घनत्व तो ज्यादा होता है,
तो मॉइस्ट एयर की अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो उन्हें लगता है कि डेंसिटी ज्यादा होने से स्पीड कम आनी चाहिए। बेटा ये बहुत ही गलत मिसकॉन्सेप्शन है। जो मॉइस्ट एयर होती है, जो नमी वाली हवाएं होती है, वो हल्की होती है ड्राई एयर के मुकाबले। जो सूखी हवाएं होती है ना, वो ज्यादा डेंस, ज्यादा घनत्व वाली होती है। भाई बादल हवाओं के ऊपर क्यों तैर जाते हैं? कि बादलों के अंदर नमी होती है, मॉइस्चर होता है, हल्का होता है वो। तो वो हवाएं जिनके अंदर नमी ज्यादा है, जिनके अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, वो ड्राई एयर के मुकाबले हल्की हवाएं होती हैं। तो अगर मॉइस्ट एयर जो है, ह्यूमिडिटी वाली जो हवाएं हैं, अगर इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व कम होगा तो डेंसिटी कम, तो स्पीड कैसी होनी चाहिए? ज्यादा। तो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी कम होती है, ना कि ज्यादा। इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बच्चे लाइन से गलत करके आते हैं एग्जाम में, तब लिखेंगे मॉइस्ट एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा, आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती है। मोइस्ट एयर इज लेस डेंस देन ड्राई एयर। आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होती है। ठीक है। तो मोइस्ट एयर लेस डेंस है देन ड्राई एयर। आर्द्र वायु शुष्क वायु की अपेक्षा कम घनत्व वाली होंगी। तो अब खुद देखो, मोइस्ट एयर की डेंसिटी कम है तो स्पीड कैसे बनेगी? ज्यादा। ठीक है। तो हमारा प्रोसेस पढ़ाने का, इसमें रटवाने ज्यादा, सीखने के प्रोसेस पर ज्यादा चीजें हैं। अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो लंबे समय तक चीजें ध्यान रहेंगी, आप पेपर में ज्यादा से रिलेट कर पाओगे। अगर रटने वाले प्रोसेस के हिसाब से चलोगे ना, तो समस्या क्या आएगी कि अगर वही लाइन जो कि तू आ गई, जो आपने रजिस्टर में लिखी है, तो आप पेपर में कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो थोड़े बहुत इसलिए देखो, आपने क्या क्या पढ़ा, अब आप पेपर में बड़े स्पीड से क्वेश्चन करेंगे। टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ जाती है, तापमान 4 गुना स्पीड, 4 का रूट निकालेंगे, बाहर स्पीड दुगनी। प्रेशर, फ्रीक्वेंसी का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल ह्यूमिडिटी, आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो ह्यूमिड एयर होती है, मोइस्ट एयर होती है, उनकी डेंसिटी होती है कम, इसलिए डेंसिटी के इसलिए ह्यूमिडिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है। क्योंकि डेंसिटी कम होने पर साउंड की स्पीड बढ़ जाती है। ये सारे फैक्टर हमने लिख लिए हैं। ठीक है। तो ह्यूमिडिटी जो होती है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जब बढ़ेगी तो बेटा ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो ह्यूमिड एयर है, जो मोइस्ट एयर है, उनकी डेंसिटी कम होती है, वो लेस डेंस होती है। उनकी डेंसिटी कम होगी तो स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है। आगे बात समझ में? ये कौन मूर्ख बच्चा है? अब रहने दीजिए भाई, अपना क्लास बंद कर ले तू। कोई हम जबरदस्ती तो कर नहीं रहे तेरे साथ में, तुझे पढ़ना ही है। ज्यादा होशियार क्यों बन रहा है ना? क्लास में ना नेता कम से कम बना करो, क्लास नहीं देखनी बंद कर दिया करो। आगे से आगे ज्ञान मत दिया करो, ये कर दो वो कर दो, तुम्हारे से पूछे क्लास नहीं चलेगी। पर ऐसा तो है नहीं कोई हमें तुम मना कर रहे हो, क्लास बंद कर दे भाई, अपने घर में बैठा है तू, मन करे तो देख, नहीं मन करे तो मत देखना। ये बच्चा कह रहा है इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर टाइम, बिल्कुल सही लिख रहे हैं ये। कॉस्ट ऑफ घोष करें, बट ह्यूमिडिटी, हाँ ह्यूमिडिटी लेस डेंस होती है। आर्द्रता जो होती है, जो ह्यूमिड एयर होती है, उनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम है इसलिए उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा आती है। जितनी डेंसिटी कम, साउंड की स्पीड उतनी ही ज्यादा। एक रवि कुमार क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कमेंट हमें ये पॉजिटिव लिख रहे हैं कि नेगेटिव लिख रहे हैं। बाकी सबने आंसर दिए थे हमें। ठीक है। तो ये जो नोट लिखा है इसे लिख लेना। एक क्वेश्चन और करो आप यहाँ पे। ये क्वेश्चन बच्चों कई साल से मैं करा रहा था, ये भी अभी पिछले साल के आसपास राजस्थान में आ गया था ये। करो ये। और क्या क्वेश्चन? एनटीपीसी में बहुत ज्यादा साइंस नहीं आती। एनटीपीसी में, रेलवे में साइंस ज्यादा आती है। रेलवे ग्रुप डी में, एएलपी में, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जो बच्चा पूछ रहा है। एनटीपीसी में तो लगभग एसएससी जैसा सही माहौल होता है। हर सब्जेक्ट के दो तीन क्वेश्चन आते हैं। इसने कहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मोइस्ट एयर इज मोर देन ड्राई एयर। नम्न हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है। तो कह रहा है कि जो नम्न हवाएं हैं, मोइस्ट एयर हैं, उनमें ध्वनि का वेग अधिक क्यों होता है? तो बेटा मैंने आपको बताया कि जो नम्न हवाएं होती हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, उनका घनत्व कम है। अगर डेंसिटी कम होगी तो उसमें साउंड की स्पीड ज्यादा आएगी। तो जो बिकॉज द मोइस्ट एयर हैज लेस डेंसिटी देन ड्राई एयर, तो मोइस्ट एयर की डेंसिटी, इनका घनत्व कम होता है, इनका घनत्व कम है, तो इसलिए इसमें साउंड की स्पीड क्या आती है? ज्यादा। ये ऑप्शन बता रही है निशु, आनंद, शुभम, राजीव, रोहित, रमाकांता, जयदेव, प्रेम रंजन। एक रवि कुमार का गलत है, एक मृत्युंजय कुमार का गलत है पूरी क्लास में, बाकी सबका ठीक है। संदीप, अरविंद, इजाज, शुभम, लाला, गुरु, रविंद्रा, सौरभ, देवांशु, बहुत बढ़िया। एक प्रेम रंजन भी गलत की कैटेगरी में हो गए हैं। करण यादव सही है। ठीक है। अभी 8:30 तक ये क्लास चलेगी, 9 बजे आ जाना है ना। तो उसमें वे वाले क्वेश्चन कराएंगे हम आपको यूट्यूब पे, तो आपका चैप्टर बिल्कुल एकदम अपना हो जाएगा। आज और कल 2 दिन वे पे क्वेश्चन चलेंगे। अब आपको वहां पे अपनी स्पीड चेक करनी है कि जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई है उसके बाद आप कितना बढ़िया से कर पाएंगे। और हमारी तो आदत होती है क्लास में ही जो भी टॉपिक पढ़ाएं साथ में उसके क्वेश्चन करा दें, तो उससे आप और जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, है ना, चीजों को। झंस्कार खान कुछ लिख रहे हैं, जोदेव कर्मा कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 1 कमेंट 4 कमेंट सेंड हो रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो एक ही कमेंट दिख रहा है। चलो
बेटा अब हम पढ़ेंगे क्लास में नॉन मैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे नॉन मैकेनिकल वेव, ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है कैरेविल 1 पे क्लास चलेगी, कैरेविल 1। एक कह रहा है पेंटाकोटा सुरेश, प्लीज एक्सप्लेन इंग्लिश सर। भाई ये तो ऐसे चलेगा क्लास में ना, तुम्हारे एक अकेले के हिसाब से तो बैच नहीं बन पाएगा। बाकी हम सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखते ही हैं, बाकी तो एक्सप्लेनेशन तो ऐसे चलेगी। सीजल वाले बच्चे भाई इतना जीएस मत पढ़ो, सीजल वाले मैथ इंग्लिश रीजनिंग पढ़ो ज़्यादा। वहाँ पे जीएस में तो हर सब्जेक्ट के 2-2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 के चक्कर में तो फिर तुम बाकी चीज़ें खराब कर दोगे। चलो यहाँ देखो बेटा, अभी तक हमें, अगर आपने बिल्कुल जब मैंने वेव चैप्टर स्टार्ट किया था, अगर आपने वो क्लास ली हो, तो मैंने आपको बताया था कि हम क्लास में 2 तरह की वेव, 2 तरह की तरंगे पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे, और उसका मतलब मैंने आपको बताया था कि मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जो केवल किसी मीडियम में, माध्यम में ही चल सकती हैं। जैसे कि साउंड सॉलिड लिक्विड या गैस में चलेगा, वैक्यूम में नहीं चलेगा। लेकिन मैंने साथ में बोला था आपसे कि नॉन मैकेनिकल अयांत्रिक तरंगों का मतलब होता है कि वो तरंगे जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकें, जिनके साथ में ये कंडीशन ना हो कि मीडियम होगा तो तभी चलेंगी। तो इनके लिए ऐसा नहीं है कि मीडियम होना ही चाहिए, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, निर्वात में भी। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें लिखेंगे मैकेनिकल वेव में, दे कैन ट्रैवल इवन इन वैक्यूम, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। दे कैन ट्रैवल इवन इन वैक्यूम, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। कैन ट्रैवल इवन इन वैक्यूम। इसका बेटा बड़ा अच्छा एग्जांपल लाइट प्रकाश है, लाइट प्रकाश। लेकिन लाइट जो है वो अकेले नॉन मैकेनिकल वेव नहीं है। लाइट की जैसे प्रकाश जैसे और तरंगे भी हैं जो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, जैसे एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ऐसी। तो जो नॉन मैकेनिकल वेव बेटा, इसका एग्जांपल लिखेंगे, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो नॉन मैकेनिकल वेव का फेमस एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये टोटल 7 हैं, 7। अब जो बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये टोटल है 7, जिनमें से लाइट प्रकाश भी एक है। तो वैक्यूम में ट्रैवल करने वाली अकेली लाइट, अकेली वेव केवल लाइट नहीं है, लेकिन लाइट क्या है, विजिबल है, दृश्य है। तो छोटी क्लासों में लाइट के बारे में स्पेशली पढ़ाया जाता है। हम क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ये 7 वेव है जिनका एक छोटा सा हिस्सा लाइट भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात ये होती है कि वैक्यूम में चल सकती हैं, और वैक्यूम में इनकी चलने की जो स्पीड है ना, वो है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। आप कहोगे सर आप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की स्पीड बता रहे हो, 3 इंटू 10 की पावर 8। ये स्पीड तो अपने बचपन से लाइट की पढ़ी है बेटा, ये स्पीड आपने लाइट की पढ़ी है, बिल्कुल ठीक बात है। लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। तो 7 वेव मैं आपको लिखाऊंगा, उनमें से किसी भी के बारे में पूछ ले एग्जाम में, लाइट के बारे में पूछे, रेडियो के बारे में पूछे, एक्सरे पूछे, गामा पूछे, अल्ट्रावायलेट पूछे, कोई से भी पूछे, तो कोई से भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, सबकी स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 ही होती है। तो पेपर में अगर कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आए, तो आप अपनी कॉपी में साइड में एक बात लिख लेना कि जब भी पेपर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पूछेगा, तो आप ये समझ लेना जैसे कि वो लाइट की बात कर रहा हो। तो जैसे एग्जाम में आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल क्या है, आप मान लेना कि लाइट के बारे में पूछ रहा हो कि भाई लाइट की स्पीड कितनी है, और लाइट की स्पीड तो आपको पता ही है 3 इंटू 10 की पावर 8। तो जो आप ये बता देना आंसर। यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल with a speed of electromagnetic waves travel with a speed of 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल विद स्पीड ऑफ 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम। वैद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। ठीक है, अच्छा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आपको स्पीड पता चल गई, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। और मैंने क्या बोला कि 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लिखाऊंगा, 7 वैद्युत चुंबकीय तरंगे में आपको लिखाऊंगा, सबकी स्पीड यही है। ये खाली लाइट की स्पीड नहीं है, कोई सी भी हो, सबकी यही बतानी है।
ये बच्चा क्या लिख रहा है, सर मेरा नाम जया है, मुझे एक लड़का बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, हम 1090 पर शिकायत करें तो कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा, 100 नंबर पे फ़ोन कर दो, क्या होगा? जो होगा उस लड़के के साथ में होगा। हाँ, अब एक चीज़ और देखना बेटा यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अगर मैं इनके नेचर की, इनकी प्रकृति की बात करूं, नेचर की, तो यहाँ आ जाओ, देखो। हाँ, अभी बताएंगे कि इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, वैद्युत और चुंबकीय शब्द कहाँ से आया, सारी बातें आएंगी, धीरे धीरे सब रखना है थोड़ा सा। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको बेटा मैकेनिकल वेव पढ़ाया था, यांत्रिक तरंग, वो तरंगे जो केवल मीडियम में, माध्यम में ही चल सकती हैं, तो मैंने बताया था कि वो दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती थी और लॉन्गिट्यूडनल भी, लेकिन बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनका केवल एक ही नेचर है, वो होता है ट्रांसवर्स नेचर, अनुप्रस्थ। हो सकता है कि जो नॉन मैकेनिकल वेव होती है, जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर ले, हो सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल भी होती हो, अनुदैर्घ्य भी होती हो, पर हमें उनके बारे में नहीं पता है, या उसका मैथमेटिक्स भी डेवलप नहीं कर पाए समझने के लिए। तो हमारे लिए अगर पेपर में, तो मॉर्निंग क्लास है 9:30 से, नहीं हमारी, तुम्हारे बैच में थोड़ी ना क्लास है कल, वो किसी और सब्जेक्ट की होगी, क्या लिखेंगे? इनका बेटा नेचर होता है ओनली ट्रांसवर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव केवल ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, केवल अनुप्रस्थ, केवल अनुप्रस्थ, यहाँ अनुदैर्घ्य शब्द नहीं आएगा। तो मैकेनिकल वेव तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों हो सकती थी, लेकिन जो नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, ये केवल ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर बेटा दो तीन क्वेश्चन अभी समझेंगे। एक तो पहले आते हैं हम, जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ये बेटा मैंने टोटल 7 हैं। पहले इन 7 का नाम समझ लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम में चलती हैं 3 गुना 10 की पावर 8 की स्पीड से, ये है कौन कौन सी? तो बेटा वैक्यूम में 3 गुना 10 की पावर 8 की स्पीड से चलने वाली वेव है, एक है रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। हिंदी मीडियम के बच्चे के इंग्लिश नाम भी लिखना, क्योंकि पेपर में कई बार वो हिंदी नाम यूज नहीं करता, इंग्लिश नाम ही यूज करता है। एक रेडियो वेव, रेडियो तरंगे, एक लिखेंगे माइक्रोवेव्स, सूक्ष्म तरंगे, एक लिखेंगे इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंगे, एक लिखेंगे विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, एक लिखेंगे अल्ट्रा वायलेट रेज, परा बैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक लिखेंगे एक्स रेज, एक्स किरणें, और एक लिखेंगे गामा रेज, गामा किरणें। बट अगर पेपर में कभी आ जाए, 4 ऑप्शन देगा, आपसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना केवल ये 7 में से अगर कोई नाम दिख जाए ऑप्शन में, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे, ये सारी की सारी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इनके अलावा कोई ऑप्शन मिल जाए लिखा हो साउंड, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, वो वैक्यूम में 3 गुना 10 की पावर 8 की स्पीड से नहीं भाग पाएगी। वहां कुछ और लिखा मिल जाए आपको, लिखा मिल जाए अल्फा किरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, बीटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में केवल ये 7 नाम में से कोई सा लिखा मिलेगा, तो उसी पे हम टिक लगाएंगे। उसके अलावा इन 7 नाम के अलावा कुछ भी दिखे तो उनके पास ये खास गुण नहीं है कि वो निर्वात में इतनी स्पीड से भाग पाए। तो अच्छा, अब हिंदी वाले बच्चों को मैंने इंग्लिश नाम याद करने के लिए क्यों कहा, वो बहुत बार पेपर में क्या करेगा, अवरक्त तरंगे लिखेगा ही नहीं, वो इंफ्रारेड वेव लिखेगा, हिंदी में ऐसा लिख देगा। हिंदी वाले बच्चों के लिए इंफ्रारेड ऐसे लिख देगा, इंफ्रारेड। वो सूक्ष्म तरंगे लिखता ही नहीं है, वो पेपर में ऐसे लिख देता है माइक्रोवेव। तो आप हिंदी इंग्लिश के चक्कर में गलती ना कर दो, तो हिंदी वाले बच्चे के इंग्लिश नाम जरूर याद कर लेना, और आगे से हम क्लास में इंग्लिश नाम ही यूज करेंगे। ठीक है, चलो आज के इतने रखते हैं, क्योंकि अभी 9 बजे यूट्यूब पे क्लास भी है आपके साथ मेरी। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह सेट करने पड़ेंगे, थोड़ा करेक्शन देखनी होती है कि कहीं पे हिंदी इंग्लिश में गलत तो नहीं टाइप कर दिया टाइपिस्ट ने।